ही का नाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं हमारे इस शो में। पहली खबर मानसून और बुआई से जुड़ी। बुआई ने पकड़ी रफ्तार, क्या पार होगा पिछले साल की खेती का आंकड़ा? जितना रकबा पूरे साल में होता है उसका आधा करीब 12 तारीख तक हो गया है, 12 जुलाई तक। तो क्या अब पिछले साल का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। दवाओं के विज्ञापनों पर कसेगी नकेल। किन दवाओं के विज्ञापन पर नकेल कस रही है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये समझेंगे। शेयर बेचकर पैसा जुटाएंगे बैंक। जी हां, सरकार ने शायद बजट से पैसा देने को मना कर दिया, तो बैंकों के पास अब विकल्प यह है कि अपनी हिस्सेदारी बेचिए, नए शेयर बेचिए, पुराने शेयर बेचिए और पैसा जुटाइए। कितना पैसा जुटाएंगे, क्यों जुटाएंगे, और अगर बैंक पैसा जुटाने जा रहे हैं शेयर बेचकर, तो इसका ब्याज दरों पर क्या असर होगा, ये समझेंगे। गोल्ड में तेजी अभी बाकी है। जी हां, सिटी ग्रुप का कहना है कि सोने की कीमतों में यहां से 25% का उछाल संभव है। कहां से इतनी खरीदारी निकलता देख रहा है सिटी ग्रुप, ये समझेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें। इतनी कॉल ड्रॉप क्यों होती हैं भाई? अभी भी एक सर्वे आया ताजा जिसमें पता चला 10 में से 9 लोगों की कॉल ड्रॉप हो जा रही है। कॉल ड्रॉप की वजह क्या है, टेलीकॉम कंपनियां इसको कैसे दूर कर सकती हैं, ये समझेंगे दिन की बड़ी खबर में। और एक और बड़ी खबर, बड़ी अजीबोगरीब खबर, शराब की होम डिलीवरी की तैयारी क्यों? कई राज्य विचार कर रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी करानी शुरू कर दी जाए। ऐसा विचार क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होगा, ये सब कुछ समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। मानसून की स्थिति बेहतर होने से देश में खरीफ फसलों की खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। सामान्य तौर पर पूरे खरीफ सीजन में जितनी खेती होती है, 12 जुलाई तक उसके आधे के बराबर रकबे में फसल लग चुकी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 12 जुलाई तक देश भर में 570 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान 513 लाख हेक्टेयर में फसल दर्ज की गई थी। खरीफ सीजन के दौरान देश में सामान्य तौर पर जितनी खेती होती है उतनी खेती लगभग उससे आधी खेती अब तक हो चुकी है। सर, बुआई पिछले साल के रकबे को पार करेगी क्या? इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत के भी कुछ हिस्सों में जहां मानसून का डेफिसिट बना हुआ है, जो हमने कल भी अपने कार्यक्रम में बताया था कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो खरीफ की फसल की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और वहां बरसात का डेफिसिट 20 से 25% और 30% के आसपास है। इन राज्यों में आने वाले समय में मानसून किस तरह से रिवाइव होता है और अगले 1-2 हफ्तों में वहाँ अगर मानसून सामान्य होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि रकबा पिछली बार के स्तर को या बुआई पिछली बार के स्तर को पार करेगी। दूसरी चुनौती मध्य भारत में है, जहाँ पर रेड अलर्ट है और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वहाँ भी तेज़ बारिश के कारण बुआई की गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन वैसे अगर हम अभी तक का आंकड़ा देखें तो संतोषजनक है। हालांकि बाजार पर इसका असर नहीं है, खाद्य उत्पादों की महंगाई वहीं है, लेकिन फिर भी पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन और कॉटन, ये चारों पांचों जो प्रमुख फसलें हैं खरीफ की, इन सब के बुआई एरिया में या इनके सब के सोइंग एरिया में बढ़ोतरी दिख रही है, इनके रकबे में बढ़ोतरी दिख रही है। किसी भी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंक को अब उसका पक्ष सुनना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ने फ्रॉड घोषित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत बैंकों के लिए अब ऐसा करना जरूरी है। बैंकों में फ्रॉड से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसका पक्ष जानना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है। सर, क्या कुछ बदलेगा इस आदेश के बाद? ये आदेश अंततः बैंकों को लागू करना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि पिछले लगभग 5-6 महीनों से रिजर्व बैंक, बैंकों और सुप्रीम कोर्ट के बीच इसे लेकर खासी खींचतान चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा था कि ऐसा करने से पहले उन्हें अगर किसी खातेधारक से बात करनी है तो उनकी जाँच की और बाकी चीज़ों की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसके अलावा उनके कर्मचारियों की पहचान भी जाहिर होने का रिस्क था। इसमें एक और जोखिम ये था कि जो जांच एजेंसियां हैं जो फ्रॉड घोषित करने के बाद भूमिका में आती हैं या प्रकाश में आती हैं, जो ईडी और सीबीआई, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आरबीआई ने इसे लागू कर दिया है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बैंकों को, जिसके तहत उन्हें समय से पहले फोरेंसिक ऑडिट पूरे करने के बाद फ्रॉड की संभावनाओं वाले अकाउंट के धारकों को
शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा। इसके लिए उनको 21 दिनों का समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए, और उसके बाद बैंक इस प्रक्रिया में फ्रॉड घोषित करेंगे। इसके बाद बैंकों के कामकाज के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव आने की संभावना है। देखना होगा ये कि जो जांच एजेंसियां इसके बाद सक्रिय होंगी फ्रॉड घोषित होने के बाद, वो कैसे सक्रिय होंगी, और जिनको फ्रॉड अकाउंट के फ्रॉड घोषित करने के नोटिस भेजे जाते हैं वो कैसे इस नई विंडो का लाभ उठाएंगे या अपने आप को सुरक्षित करेंगे, ये देखना होगा। सरकार कैंसर, डायबिटीज और सेक्स हार्मोन जैसी दवाओं के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। शेड्यूल जी दवाओं के विज्ञापनों को रेगुलेट करने के लिए सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इससे इन दवाओं के विज्ञापन के लिए कंपनियों को पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य किया जाएगा। सर, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? बहुत सी दवाओं के विज्ञापन अब बाजार में आने लगे हैं। भारत में हमें समझना होगा कि दवाओं के विज्ञापन की व्यवस्था अलग ढंग से चलती है सामान्य उत्पादों की तुलना में। ऐसी कई सारी दवाएं या दवाओं जैसे उत्पाद ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हैं जिनका विज्ञापन कंपनियां कर सकती हैं, लेकिन जो शेड्यूल जी के तहत आती हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं या बाकी हेल्थ सप्लीमेंट हैं, उनका विज्ञापन किया जा सकता है। पर कंपनियां किसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का, कैंसर का, इन दवाओं का सीधा प्रचार नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि उनका प्रचार करने से आप लोगों को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के उसे खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको जो सेल्फ ट्रीटमेंट है जो कि बहुत जगह भारत में होता है उसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं। अब ये विज्ञापन शुरू हो गए हैं। एक लूप होल है विज्ञापन की व्यवस्था में, जहां पर डायबिटीज़ और कैंसर की दवाओं को भी और कई हार्मोनल दवाओं को सामान्य उत्पादों की तरह बेचा जा रहा है। और अब सरकार की तरफ से ये नियम बनाया जाएगा कि इनके विज्ञापन से पहले इनकी मंजूरी लेनी होगी। इसका असर कई सारी कंपनियों के उत्पादों पर दिखाई देगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ, इसके क्रियान्वयन के साथ हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियों ने दरअसल अपने उत्पादों को विज्ञापन की मंजूरी के लिए भेजा है और वो इसे खुले बाजार में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बेचना चाहती हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कई सरकारी बैंक इक्विटी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक इस नई पूंजी का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने और नेटवर्क विस्तार में करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी एजीएम में फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी लेंगी। सर, इतनी बड़ी बारोइंग की ज़रूरत क्यों है बैंक को? बैंकों की तस्वीर और बैंकों के जमा और पूंजी की तस्वीर चुनौतीपूर्ण है। हम लगातार इसे बताते आ रहे हैं कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दबाव में है, उनके कर्ज बढ़ रहे हैं, जमा कम है और पूंजी के कोई स्रोत नहीं है। डिपॉजिट्स भी लगातार गिर रहे हैं क्योंकि डिपॉजिटर्स अपने पैसे को निकाल कर अन्य विकल्पों में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों का कैपिटल बेस मजबूत करने के लिए और रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से कैपिटल बेस बनाने के लिए उन्हें लगातार नई पूंजी की ज़रूरत है। यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि रिजर्व बैंक ने अभी कई सारे लोन्स को लेकर कैपिटल की ज़रूरतें बढ़ा दी हैं, प्रोविजनिंग बढ़ा दी है। उसके बाद भी बैंकों को अब और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है और इसलिए जो काम उन्हें सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, सरकार उनमें इक्विटी डालती है और सरकार इक्विटी देने को तैयार नहीं है, बजट की में इतनी संभावनाएं नहीं, इसलिए बैंकों को अब अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही। तो ये अपने आप का में भारत में हाल फिलहाल में सबसे बड़ा बैंक इक्विटी सेल अभियान होने वाला है। 40,000 करोड़ रुपए की बैंकों की इक्विटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए बेची जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक करीब 7,500 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक 6,000 करोड़ रुपए का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5,000 करोड़ रुपए की बिक्री करेगा और ये वो महत्वपूर्ण और बड़े बैंक हैं जिनमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन बैंकों में हिस्सेदारी लेने का ये एक मौका है जो सामने आ रहा है। सर, ब्याज दरें घटने की या ब्याज दरों की जो संभावनाएं हैं वो इस फैसले के बाद या इस बिक्री उगाही के बाद कैसे प्रभावित होंगी? बैंक इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर कर्ज लेना उनकी उनके पास एक सीमा है, क्योंकि कई सारे बैंकों ने 81 बॉन्ड जारी किए हैं और उन्होंने महंगी दर पर कर्ज लिए हैं, लेकिन इक्विटी की ज़रूरत है क्योंकि अब एक सीमा से अधिक महंगा कर्ज बैंक नहीं ले सकते। अगर आने वाले समय में ब्याज दरें कम होती हैं या घटने की संभावना बनती है तो बैंकों को अपने इक्विटी बेस को तैयार रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसके भीतर छिपी हुई जो समझना ज़रूरी है कि बैंकों को रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरह की चेतावनी भी मिल रही है कि आने वाले समय में पर्सनल लोन साइड से एनपीएज आ सकते हैं, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले 2 साल में 3 साल में पर्सनल लोन्स की संख्या ज़्यादा बढ़ी है जहां एनपीए का खतरा है और उस समय भी उन्हें अपनी पूंजी आधार को मजबूत रखने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से जो इक्विटी इन्फ्यूज़न आमतौर पर बैंकों को ऐसी परिस्थिति में मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरह से बैंक अपनी इक्विटी की पेशबंदी को, अपनी पूंजी की पेशबंदी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत सितंबर में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 8 राउंड की बातचीत 28 जून को समाप्त हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत लंबे समय से बातचीत कर रहा है। यूके के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो रही है। हालांकि अभी तक समझौते पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सर, अभी चर्चा से कितनी सहमति बनती दिख रही है? सबसे लंबे समय से लंबित और चर्चा में चलने वाला अगर कोई मुक्त व्यापार समझौता होगा जो हाल फिलहाल के इतिहास में, तो भारत और यूरोपियन यूनियन का होगा। 2007 से इस पर वार्ताएं चल रही हैं। आप समझिए 2007 से लेकर 2024 तक दुनिया में ट्रेड की पूरी व्यवस्थाएं, व्यापार के पूरे परिदृश्य बदल गए, पर ये वार्ताएं नतीजे पर नहीं पहुंची। 2007 में वार्ताएं शुरू हुई थी, फिर उसके बाद बंद हो गई, फिर 2013 के बाद फिर शुरू हुई, उसके बाद फिर नया दौर 2022 में शुरू हुआ है। 27 देशों के साथ एक साथ व्यापार समझौता करने की जो कोशिशें हैं, इनमें भी कई सारी अड़चनें और बाधाएं हैं। फिर भी भारत ने कुछ मामलों पर अपनी सहमति बना ली है। सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में जो आने वाली है वो कार्बन टैक्स को लेकर है यूरोपियन यूनियन के, क्योंकि यूरोपियन देश पर्यावरण संरक्षण को लेकर और कार्बन उत्सर्जन को लेकर सख्ती करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भारत को बहुत सारे निर्यात बाजारों में पहुंचने के लिए अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। भारत के लिए अवसर इसलिए है क्योंकि चीन के साथ यूरोपियन यूनियन के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। हमने बताया भी था कि चीन ने ड्यूटीज़ लगाई हैं और चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात है, कारों का आयात है, उस पर सख्ती हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से कोशिश है कि तेज़ी से इस समझौते पर आगे बढ़ा जाए। और अगर ये समझौता होता है तो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड ब्लॉक के साथ 27 देशों का, 27 और अधिकांश अमीर देशों के साथ ये एफटीए बहुत बड़ा एफटीए होने वाला है भारत की दृष्टि से। भारत के लिए किसी इतने बड़े ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना। एग्रीकल्चर थिंक टैंक ICRIER का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों को धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती करनी चाहिए और सरकारों को उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। साथ में किसान धान को छोड़कर जिन दूसरी फसलों की खेती करें उसे सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदें, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। सर, इसकी ज़रूरत क्यों बताई जा रही है? अब ये पुरानी बहस है, चर्चा है। हर बार लगभग हर 2-3 साल में एक बार ये बहस चर्चा के तौर पर आती है कि पंजाब और हरियाणा से धान की खेती को मूव कराया जाए और उसे पूर्वी भारत में पहुंचाया जाए, जबकि यहाँ पर और अच्छी फसलों की खेती की जाए। इसकी 2-3 वजह हैं। वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा पर अनाज खरीद के लिए सरकार की निर्भरता बड़ी है। यहाँ किसान अनाज उत्पादन से बाकी चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इनकम और कृषि की जानकारी बेहतर है और अनाज उत्पादन को पूर्वी भारत में शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ पानी की चुनौती है। चूँकि धान और गेहूँ वाटर गजलिंग फसलें हैं, बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं, इसलिए भी पंजाब और हरियाणा में जो सीमित साधन है उस हिसाब से इन्हें पूर्व के राज्यों में भेजा जा सकता है जहाँ पर पानी की आपूर्ति या जल स्तर बेहतर हैं। तो लेकिन वही दुविधा है। ये जो ICRIER का सुझाव है इसमें ह्यूज सब्सिडी इन्वॉल्व है। इतना पैसा किसानों को देकर 35,000 रुपये पर हेक्टेयर की राशि किसानों को देकर पहली चीज़ तो उन्हें इस बात के लिए सहमत बनाना कि वो धान और गेहूं ना उगाएं, बाकी दूसरी फसलें उगाना शुरू करें। ये बड़ी कवायद है, सरकार को इसमें बड़ी कवायद करनी होगी। और दूसरी बात यह कि सरकार ये रिपोर्ट एक हिस्से में ये भी कहती है कि जो वो फसल उगा रहे हैं उन्हें MSP से और MSP से बेहतर प्राइस पर ख़रीदा जाए। इस बार के बजट में इस बात की संभावना है कि शायद सरकार कुछ फसलों की 100% खरीद की घोषणा कर सकती है MSP पर, जिसका वादा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान पिछले साल किया था कि किसानों को इस बात की गारंटी दी जाएगी। लेकिन प्रस्ताव की दृष्टि से प्रस्ताव पहले भी सरकार के पास आता रहा। पहली बार इसमें जो नई चीज़ आई है वो 35,000 रुपये पर हेक्टेयर की राशि देने की बात आई है। अगर ये कानूनी तौर पर व्यवस्था आती है तो इसका बोझ कौन उठाएगा, केंद्र देगा या राज्य देगा, ये देखना होगा। सिटी ग्रुप की गोल्ड पर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी बाजार में सोने के भाव अगले एक साल में $3,000 प्रति औंस को छू सकते हैं। फिलहाल विदेशी बाजार में सोना $2,430 प्रति औंस के करीब है, यानी मौजूदा स्तर से 25% की तेजी का अनुमान है। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट में सोने के साथ चांदी और कॉपर की कीमतों में भी तेजी की संभावना
जताई गई है। सर, इतनी मांग कहाँ से आती दिख रही है? सोने में तेजी की संभावना और सोने में तेजी के आकलन लगातार बने हुए हैं। जैसे ताज़ा आंकड़ा मैं चेक कर रहा था कि मध्य फरवरी के बाद से सोने की कीमतें 20% बढ़ चुकी हैं, $2400 पर प्रति औंस के आसपास है, और यहाँ से $3000 पर जाने की बात सिटी ग्रुप कह रहा है। जबकि फरवरी के बाद अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सोने के गोल्ड के बाजार को करीब से देखें तो ETF की मांग उतनी ज़्यादा नहीं आई है जितनी मांग फरवरी से पहले थी। इसके बाद भी सोने की बड़ी खरीद हुई है। तो सोने की मांग दो जगह से आ रही है। प्राइवेट अगर साइड से देखें तो ETF की मांग है, और दूसरी तरफ सरकारी बैंकों की मांग है, जो हम आपको बार बार बताते रहे कि दुनिया के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने में सबसे आगे हैं। वो खरीद कर अपनी करेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन सोने की कीमतें बढ़ने के साथ उनके विदेशी मुद्रा भंडारों का वैल्यूएशन भी बढ़ता है। करेंसीज को लेकर जो पूरी दुनिया में उथल पुथल है, जिस तरीके की आशंकाएं हैं, उसे देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडारों का एक हिस्सा अब सोने के रूप में जा रहा है। 2024 के बाद से हमने ये देखा था कि गोल्ड ETF की में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब माना जा रहा है, जैसा सिटी ग्रुप में मान रहा है, कि गोल्ड के प्राइसेस अब इस स्तर पर हैं जहां ETF वापस बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और दोबारा खरीद कर सकते हैं। सरकारी बैंकों की मांग तो रहेगी ही, इसके अलावा जो फुटकर और रिटेल प्राइवेट मांग है वो मौजूद रहेगी। तो इसलिए गोल्ड की और इसके साथ एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी मौजूद है। हालांकि अमेरिका में महंगाई पर नियंत्रण की बात संकेतों में कही जा रही है, पर ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश अभी भी नहीं दिखाई देती। तो ये भी परिस्थिति है जो सोने की कीमतों को ऊंचा रख रही है। हम विस्तार से इस पर इकोनॉमिक में बात कर चुके हैं। सोने की कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की गुंजाइश कहीं से बनती नहीं दिख रही। जब तक केंद्रीय बैंक दुनिया के सोना खरीदना सीमित नहीं करते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सोने की कीमतों में आने वाले समय में कोई बड़ी गिरावट होगी। ग्रोथ या बढ़ोतरी आने वाले समय में बनी रहेगी, ऐसा सिटी की रिपोर्ट से संकेत मिल रहा है। बिल्कुल। और तेजी के पीछे क्या है, ये इकोनॉमिकम आप देखिए 2 महीने पहले का, इसमें आपको विस्तार से पता चलेगा कि ये जो सारे दावे हैं, अनुमान हैं, तर्क हैं, ये क्यों और पुख्ता हो जाते हैं, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। ETF भी 1 साल के बाद मई और जून में आकर अब बायर बन गए हैं। तो जब सब कोई खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है, तेजी तो अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। $5G के लिए ऊंची कीमत चुकाने के बावजूद देश में प्रत्येक 10 में से 9 मोबाइल ग्राहक कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक करीब 89% मोबाइल धारकों को पिछले 3 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ऐप के जरिए कॉल करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया है। मार्च और जून के बीच मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के कॉल ड्रॉप की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सर, इतनी ज़्यादा समस्या कॉल ड्रॉप की क्यों आ रही है? तो बेहद महत्वपूर्ण वजह हैं। अधिकांश लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, उन्होंने ये समस्या महसूस की होगी। एक तो वजह नेटवर्क्स को लेकर है। भारत में 5G और 4G नेटवर्क्स के बीच में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एक एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन पर निगाह रख रहे हैं तो थोड़े समय के लिए उसमें 5G दिखता है और थोड़े समय के लिए 4G दिखता है। ये जो ओवरलैपिंग है ये भी ठीक नहीं हो पाई। नेटवर्क की मैपिंग टेलीकॉम कंपनियों ने कायदे से नहीं किया, और अब चूंकि यह डुओपोली का मार्केट है, 2 ही कंपनियाँ हैं, आपकी मजबूरी है, तो आपको इनके साथ रहना होता है। 5G की स्ट्रेंथ पूरे किसी भी एक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल एरिया में एक समान नहीं है पूरे देश नेटवर्क की, और ये आप अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। इसके लिए कोई तकनीक की ज़रूरत नहीं। तो सबसे बड़ा कॉल ड्रॉप की वजह यह है, जब आप ट्रैवल करते हैं और 4G से 5G में जाते हैं और 5G से वापस 4G में आते हैं तो कॉल ड्रॉप की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही कॉल ड्रॉप लोग महसूस कर रहे हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण वजह है, अब सामान्य कॉल्स के अलावा, सामान्य मोबाइल कॉल्स के अलावा कॉल्स का एक बड़ा हिस्सा व्हाट्सएप और बाकी इंटरनेट प्रोटोकॉल के वाले जो चैट ऐप्स हैं उनके जरिए होने लगा है। व्हाट्सएप कॉल्स का ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले एक साल के भीतर। फेस टाइम कॉल्स का ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ा है। व्हाट्सएप या इस तरीके की कॉल्स व्यवस्थाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं जाने के लिए, और वहाँ जिस तरीके की कॉल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो उपलब्ध नहीं होती। तो कॉल ड्रॉप्स में एक हिस्सा सामान्य मोबाइल कॉल का भी है और दूसरा हिस्सा व्हाट्सएप या इनके जरिए जो की जाने वाली कॉल्स हैं उनका भी है। क्योंकि नेटवर्क्स अभी पूरी तरह से डेटा और इंटरनेट की व्यवस्था को सब जगह लागू नहीं कर पाए, इसलिए ये समस्या बढ़ रही है। सर, फिर कंपनियां क्या कर सकती हैं? कंपनियों को सबसे पहले जो बात बार बार कही जा रही है, और ये बात जब पहले कॉल ड्रॉप होते थे 3G से 4G के दौर में, तब भी ये कहा जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि कंपनियों को नेटवर्क मैपिंग में और ज़्यादा निवेश करना होगा। शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शहरों के भीतर डेंसिटी तेज़ी से बढ़ रही है, ऑफिसेज़ के अंदर और ऑफिसेज़ के बाहर
अलग अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग तरीके के स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। मोबाइल सिग्नल्स की गति बढ़ाने के लिए, पहुंच बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए कंपनियों को नेटवर्क पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। और चूंकि नेटवर्क एक बार बना था, उसके बाद 2G बना, फिर 3G बना, उसी के ऊपर 4G बना है, तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। इससे पहले अगर कंपनियां अपने नेटवर्क पर प्रॉपर ध्यान दे सकें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कंपनियों की तरफ से बड़ी चुनौती है कि टावर लगाने के लिए बहुत सारी मंजूरियों की ज़रूरत है, उन्हें बहुत सारी रियल एस्टेट की आवश्यकता है, कई तरीके के लोकल और सरकारी मंजूरियों की आवश्यकता है, इसलिए वो उतनी तेज़ी से नेटवर्क नहीं बढ़ा पाती और मौजूदा नेटवर्क पर ही नए एंटीनाज लगा के सिग्नल को किसी तरह पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो ये दुविधा है जिस वजह से हमें ये गिरावट दिख रही है। सरकार प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार रियल एस्टेट पर LTGC के कैलकुलेशन के लिए होल्डिंग की अवधि 24 महीने से घटाकर 12 महीने कर सकती है। रियल एस्टेट के लिए नई होल्डिंग अवधि इक्विटी और म्यूचुअल फंड के समान होगी। अभी 24 महीने या इससे पहले रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। क्यों ज़रूरत पड़ रही सर इसकी? ये भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और बजट में इस बात पर निगाह रहेगी। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत अगर आप स्टॉक्स बेचते हैं तो 12 महीने पर लॉन्ग टर्म एसेट मानकर टैक्स लगाया जाता है, उससे पहले शॉर्ट टर्म लगता है। और अगर आप कोई ज़मीन और मकान बेचते हैं तो 24 महीने की व्यवस्था है। सरकार की कोशिश ये है कि दो एसेट क्लास में एक जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दो फार्मूले ना हो। तो फार्मूला ये करने की बात है कि 12 महीने में ही स्टॉक्स को भी माना जाए और 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाया जाए रियल एस्टेट के ऊपर। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा पता चल रहा है। अब यहाँ से सरकार जो सुनिश्चित करना चाह रही है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी की सेल्स हैं, खासतौर से जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी की सेल्स हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं और उन तेज़ी से बढ़ती हुई सेल्स पर अगर वो 1 साल या 1.5 साल में तेज सेल्स हो रही हैं तो उन्हें सरकार को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए, टैक्सेशन मैनेज करने के लिए उन्हें 12 महीने के या 1 साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में लाया जाना चाहिए। बाजार इसको कैसे रिएक्ट करेगा, रियल एस्टेट मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, हमें देखना होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कैसे होंगे देखना होगा। लेकिन ये बड़ा टैक्स की दृष्टि से बड़ा फैसला होने वाला है। जब आप अगर प्रॉपर्टी अपनी 1 साल के बाद बेचते हैं तो भी आपको कैपिटल गेंस पे करना पड़ जाएगा, जो आपको लगभग 2 साल बाद मिलता था। दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल जैसे राज्य स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक जैसे बियर और वाइन से हो सकती है। राज्यों के अधिकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और शराब निर्माताओं के साथ अभी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए नियम और प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। सर, ऐसी तैयारी क्यों हो रही है और इसका असर क्या होगा? राज्य सरकारें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बेताब हैं और उनके पास राजस्व के विकल्प सीमित हैं। जीएसटी आने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की क्षमताएं लगभग समाप्त हो गई हैं, क्योंकि टैक्स लगाने के अधिकांश अधिकार जीएसटी के तहत चले गए। अब उनके पास नियम सीमित स्रोत बचे हुए हैं जहां से वो रेवेन्यू ले सकते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लिकर का है, क्योंकि लिकर हर राज्य के लिए रेवेन्यू का, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और इस पर टैक्सेशन भी हाई है क्योंकि नॉन मेरिट गुड्स है, इसलिए इसकी बिक्री जितनी ज़्यादा बढ़ती है राज्यों को उतना ही राजस्व मिलता है। तो जैसे ही ये प्रस्ताव चर्चा में आया कि शराब की या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी कराई जाए, राज्यों ने इसे लपक लिया है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी बिक्री में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। आमतौर पर लिकर का कंजम्पशन करने वाले या शराब खरीदने वाले लोगों के लिए अभी तक स्टॉल पर जाकर, शॉप पर जाकर खरीदने की मजबूरी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसे ऑनलाइन डिलीवरी के प्रोसेस में ले आया गया तो राज्य सरकारों को राजस्व में बड़ा फायदा हो सकता है और इससे घरों पर डिलीवरी बढ़ सकती है। इसलिए एक साथ हमें दिख रहा है कि कई सारे राज्य इस प्रक्रिया में आगे आ गए हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आसाम ने कुछ प्रतिबंधों के साथ लिकर की होम डिलीवरी कराई थी। ये बात कोविड के दौरान हुआ था और इस प्रयोग के आधार पर राज्य सरकारों को लग रहा है कि इसे अब नियमित किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद से कोई लेजिटिमेट होम डिलीवरीज की इजाज़त नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। भारी कर्ज के बोझ में दबी एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बीसीसीआई ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में जो आवेदन किया था उसे एनसीएलटी ने मान लिया। बायजूस से 158 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होने के बाद बीसीसीआई ने पिछले साल बायजूस के खिलाफ एनसीएलटी में दिवाला प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने प्योर
प्योरिट ब्रांड को बेचने की घोषणा की है। एओ स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट करीब 600 करोड़ रुपए में एचयूएल के प्योरिट ब्रांड को खरीदेगा। ये सौदा एचयूएल की मूल कंपनी यूनिलीवर के वैश्विक लेन देन का हिस्सा है। प्योरिट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और मैक्सिको सहित अन्य देशों में वाटर प्यूरिफायर बेचती है। वेदांता लिमिटेड ने 8,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए क्यूआईपी इशू जारी किया है। कंपनी ने इसके लिए फ्लोर प्राइस 461 रुपये 26 पैसे रखा है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस सोमवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर प्राइस से थोड़ा ज़्यादा है। बंद प्राइस जो था वो 459 रुपये 40 पैसे था। क्यूआईपी से मिलने वाले धन का उपयोग कर्ज कम करने और कुछ पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। रिटेल सेगमेंट में डिपॉजिट जुटाने के प्रयास के लिए एसबीआई ने अतिरिक्त ब्याज लाभ के साथ नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। 444 दिन की एक स्कीम है जिसमें निवेश करने वालों को 7.25% की ऊंची दर से ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज दर की घोषणा एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के एक दिन बाद की है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बायजूस एक ज़माने में बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बीसीसीआई का प्रमुख ब्रांड हुआ करती थी और भारतीय खिलाड़ियों के की जर्सी पर इसे देखा जाता था। और एक कंपनी अब आज यहाँ पहुँच गई कि उसने 158 करोड़ रुपए का पैसा ही नहीं चुका पाया और वो मुकदमे में फंस रही है। बायजूस की ढलान है, बायजूस की गिरावट भारत के स्टार्टअप की सबसे रहस्यमय और सबसे चुनौतीपूर्ण कहानी है। पर दूसरी खबर और भी महत्वपूर्ण है झटपट में, जो हिंदुस्तान लीवर में से लंबे समय बाद कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हिंदुस्तान लीवर अपने कारोबार का पुनर्गठन कर रही है। प्योरिट एक ऐसा ब्रांड था जो आरओ सिस्टम से वाटर प्यूरिफायर बेचने का था, जो हिंदुस्तान लीवर के कोर मुख्य एफएमसीजी कारोबार से बिल्कुल अलग था। और इसलिए अब हिंदुस्तान लीवर अपने कारोबार को पूरी तरह एफएमसीजी पर केंद्रित करेगी और इस एसेट्स को वो बेच रही, जिससे उसे 600 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये था आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कमोद